हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। और आज हम लोग प्रोटीन इनहिबिटर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जनरल चीज़ों को भी समझें, ताकि जब चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाती हैं तो हम लोगों को नाम भी याद करने में आसानी होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस इनहिबिटर के केस में हमें एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो प्रोटीन के स्पेसिफिक मैकेनिज्म में या प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म में स्पेसिफिक साइट पे जब इनहिबिशन करते हैं तो वो नाम जो है, वो एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो पहले तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि जो बेसिक जनरल बातें हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, वो पहले हमें थोड़ी क्लियर हो जाए तो हमें और आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है, हमें ये भी समझ में आएगा ये कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के समय काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन के समय करते हैं, या सेल वॉल सिंथेसिस में इनहिबिशन कॉज करते हैं। तो इतने सारे एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं और सभी पे कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस आते हैं और उनके मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग ब्रॉड वे में देख लेंगे तो हमारे लिए वो बहुत क्लियर हो जाएगा, चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एंटीबायोटिक्स अगर हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई काफ़ी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी। तो यानी एंटीबायोटिक्स जो है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि वो किस तरह का इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, यानी वो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं या वो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोक रहे हैं। हम लोग जानते हैं जनरल डेफिनेशन जो एंटीबायोटिक्स की होती है वो क्या होती है, ऐसे नेचुरल या केमिकल कंपोनेंट्स जो कि ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रोब्स को इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या किल करते हैं। तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि उनके मल्टीप्लिकेशन या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और कुछ होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, यानी वो जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देंगे। अब कुछ बेसिस क्लासिफाई किया जा सकता है ओरिजिन के बेसिस पे, जैसे बैक्टीरियल ओरिजिन से वो आए हैं या फंजाई से आए हैं या एक्टिनोमाइसीट से आए हैं, राइट। तो उनके वेरियस सोर्स ऑफ ओरिजिन हो सकते हैं, उनके बेसिस पे भी हम एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा मेथड होता है उनका मोड ऑफ एक्शन, यानी वो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो सेल वॉल को ब्लॉक कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट में जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब ऑर्गेनिज्म है, या उसकी डीएनए सिंथेसिस पे को रोक रहे हैं, डीएनए पे काम कर रहे हैं, या ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेट्रा। उसी तरीके से रेंज क्या है उनका, यानी कितने जैसे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा एंटीबायोटिक है वो स्पेसिफिकली किस पर टारगेट कर रहा है। वो वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर किल या उनकी ग्रोथ को रोक रहा है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगी। या कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो हम लोग कहेंगे कि ये एंटीबायोटिक जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ये जो समझ है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को जो बैक्टीरिया अब रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं उन बातों को भी समझने में आसानी होगी। अगर हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में ये क्लैरिटी होगी कौन सा एंटीबायोटिक क्या काम कर रहा है, अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता जा रहा है तो कहाँ पे किस वजह से ये होता जा रहा है, तो वो उस तरह का भी रिसर्च कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जो है वो आएगा। हम लोग को चीज़ें और क्लियर होंगी और अच्छा काम हम लोग रिसर्च में भी कर सकते हैं। तो एक और मेथड जो बेसिकली बहुत अच्छे से यूज़ होता है कि एंटीबायोटिक्स को केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उनको क्लासेस या ग्रुप्स में बांट देना। ठीक,
तो जैसे कि एक मेथड कहीं कहीं पे इसमें आपको थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस या थोड़े थोड़े अंतर मिल जाएंगे रिसर्च पेपर्स या बुक्स में, बट ऑलमोस्ट क्राइटेरिया वो सेम ही होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बीटा लैक्टेम्स, तो बीटा लैक्टेम्स यानी वो एंटीबायोटिक्स जिसमें बीटा लैक्टेम रिंग प्रेजेंट हो, जैसे आप लोग जानते भी होंगे पेनिसिलिन है, और फिर पेनिसिलिन में भी अब उसमें भी नेचुरल पेनिसिलिन है, फिर और आगे हम लोग अभी उसके ग्रुपिंग्स के बारे में देखेंगे। ठीक, उसी तरह से मैक्रोलाइड्स, देन टेट्रासाइक्लिन, ये मेन ग्रुप्स हैं, सल्फोनामाइड्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, आइनोफोर्स, राइट। तो और अगर आप देखें तो बीटा लैक्टेम जैसे और कहीं पे आप क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से मिल सकता है। बीटा लैक्टेम उन्होंने इंक्लूड किया, क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स साथ में जैसे यहाँ पे था, फिर सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोरिन, फिर ग्लाइकोपेप्टाइड्स, फॉस्फोनिक एसिड, लिपोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। तो मेजरली देखें तो समवट वो थोड़ा सिमिलर ही होता है, थोड़े थोड़े बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है या ग्रुपिंग जो है वो अलग कर दी जाती है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं ग्रुपिंग्स और कैसे कैसे कुछ एंटीबायोटिक्स किस ग्रुप में रखी गई हैं, क्योंकि ये टर्म्स भी आपके क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहा है या ग्राम नेगेटिव पे काम कर रहा है, राइट, या किस प्रकार के इन्फेक्शन में। तो ऐसा ये कि आपको ये सारे नाम नहीं याद करने, बट हाँ जो फेमस थोड़े से हैं एंटीबायोटिक्स उनको लेके क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टेबल्स को एक दो बार देख लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी, फिर याद करने में भी आसानी होगी। तो अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने देखा जो मेजर क्लास आया पहला बीटा लैक्टेम। बीटा लैक्टेम में कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम या थिनामाइसिन भी बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये बीटा लैक्टेम के ही ग्रुप्स में ये आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स। और ये पेनिसिलिन जो है, अगर हम लोग देखें तो पेनिसिलिन में हमने फिर इसकी सब ग्रुपिंग्स, सब क्लासेस इस तरीके से कर दिए गए हैं, नेचुरल, देन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, अमाइनो पेनिसिलिन, देन कार्बोक्सी पेनिसिलिन या यूरिडोपेनिसिलिन। तो अगर हम लोग देखें तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ नाम जो आपको पता है, दे आर वेरी फेमस, जैसे कि एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अमाइनो पेनिसिलिन, राइट। उसी तरह से एमॉक्सिलिन भी इज़ वन ऑफ द फेमस एंटीबायोटिक। तो ये अमाइनो पेनिसिलिन के ही ग्रुप में आता है, और मेजर क्लास क्या हो गया इसका? पेनिसिलिन हो गया। और ये एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन किस पर काम कर रहे हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए ये टारगेटेड एंटीबायोटिक हैं, जो अमाइनो पेनिसिलिन। हम अभी इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर ये जो है बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा, कभी सिर्फ एंटीबायोटिक्स को लेके अलग वीडियो हो जाएगा। बट क्योंकि अभी हम लोग का टारगेट ट्रांसलेशन पूरा सीरीज चल रही है, तो इसमें अभी हम लोग का टारगेट ये कि हम लोग प्रोटीन इनहिबिटर्स पे मेन टारगेट करेंगे। बट थोड़ी सी स्टडी और थोड़ा सा बेस हो जाए कि हर प्रकार के एंटीबायोटिक्स को हम लोग थोड़ा सा देख लें, ताकि और भी इनहिबिटर्स को याद करने में आपको हेल्प मिले। तो यहाँ पे और है पेनिसिलिन जी इज ऑल्सो द फेमस, ये किस पे टारगेट कर रहा है? ग्राम पॉजिटिव। तो दिस इज हाउ यू कैन लुक दिस काइंड ऑफ टेबल। और हाँ, ये कहाँ काम करता है? सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करता है, राइट। सेल वॉल की सिंथेसिस रोक देता है, राइट। अब स्पेसिफिक मैकेनिज्म की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन प्रोटीन इनहिबिटर्स। तो अभी फिर यहाँ पे अभी हम लोग देखिए ये पिपरसिलीन, मेजोसिलीन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब देखिए यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन, कुछ जो क्लास है उनको फिर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और जनरेशन काइंड ऑफ एंटी ग्रुपिंग्स कर दी गई है। तो अगर देखें, अगर हम कहें जैसे ये आपसे पूछा गया है ये नाम सिफेलेक्सिन, तो सिफेलेक्सिन क्या है? वो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है,
राइट। सिफेलेक्सिन इज फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, राइट। बीटा लैक्टेम ही है वो। कहाँ पे टारगेट करती है? जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, ठीक। और भी नाम है, जैसे वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये पूरे अभी दिए भी नहीं हैं, मेजरली दिए हैं जो कि मेजर मार्केट में बहुत फ्लुएंटली इस्तेमाल होते हैं। तो अभी और भी है इसमें, बट आप जैसे सेफ्रोप्रोजिल, सेफ्रोक्सीम, सिफोक्सिटीन, राइट, ये किस, सिफेपिरिन, ये सब ये कॉमन है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह के नाम आ सकते हैं। तो ये किसको है? सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन। उसी तरीके से सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक्स इस कैटेगरी में आएंगे वो क्या होंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होंगे। तो एक आइडिया बना सकते हैं कि सिफेलोस्पोरिन में जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन जो बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक्स हैं सिफेलोस्पोरिन में, वो सभी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, राइट। तो इस तरीके से जैसे ये एनारोबिक, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में या एनारोबिक इन्फेक्शंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप को पता भी होंगे कुछ नाम, जैसे सेफेक्सीम है, सेवडिनीर है, सेफपोडॉक्साइम है, देन इस तरीके के हैं, कार्बासिफिम्स हैं, राइट। ये कॉमन ही नाम मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक है। उसी तरह थर्ड जनरेशन इज ऑल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद जो कुछ नॉन क्लासिफाइड भी होते हैं। तो हम लोग अभी इसी पर ही हैं, सीफोटेक्साइम, देन सिफेपाइम, सिफोजोप्राम, ये सभी ने मेरे ख्याल से मोस्ट कॉमनली ये सब चीज़ें सुनी होंगी। तो नाउ यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि हाँ कौन सी जो एंटीबायोटिक्स है उसकी किस प्रकार से ग्रुपिंग की है। देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टेम विच इज मोनोबैक्टेम। मोनोबैक्टेम में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसमें नाम है एजिथ्रोनैम, टैप्टॉक्सिन एंड नोकार्डिसिन। तो ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ही आती है। कार्बापेनम, ये भी बहुत यूज होता है, जिसमें नाम एराटेपिनम एंड इमिनिपेनम, मीरोपेनम इज मोस्टली यूज्ड, राइट। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उसी तरीके से और हम लोग ने जो अभी देखे थे, जैसे अभी हम लोगों ने अपनी फर्स्ट स्लाइड में ये देखा था, हम लोगों ने अभी बीटा लैक्टेम के बारे में इस तरीके से ये बात की। उसी तरीके से जो क्विनल, और ये कहाँ पे मेनली टारगेट करते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट सेल वॉल सिंथेसिस पे। अब हम लोग क्विनोलॉन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्विनोलॉन जो है दोनों एक साथ लिखा हुआ था। जो क्विनोलॉन है वो फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है, और फ्लोरोक्विनोलॉन जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। ये कहाँ पे इनहिबिट करते हैं? बेसिकली डीएनए। आप लोग को पता भी होगा कि डीएनए गायरेज एंजाइम्स जो होता है उन पर ये इस तरह के एंटीबायोटिक्स को टारगेट किया जाता है, जिसमें फेमस है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इन दोनों से ही क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रेप्लिकेशन में बेसिकली ये इनहिबिटर्स का जिक्र होता है, पर आप यहाँ कलेक्टिवली अगर देख रहे हैं तो क्लियरिटी और बढ़ेगी, दिस इज वेरी श्योर। और फिर इसमें ये फ्लोरोक्विनोन्स की सेकेंड जनरेशन, यानी इस ग्रुप में जो क्विनोलॉन था वो फर्स्ट जनरेशन में ये एंटीबायोटिक्स आ रही हैं, जैसे कि नालरिसिक एंड सिनॉक्सिसिन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये यूज़ होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और ये जो है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग देखें तो इकोलाई है, स्ट्रेप्टो है, इस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ सभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक। थर्ड जनरेशन में आ जाती है लीवोफ्लॉक्सासिन, वेरी कॉमनली यूज, स्पैरोफ्लॉक्सासिन, देन फोर्थ में ट्रोआफ्लॉक्सासिन। तो ये कौन से ग्रुप में आ रही हैं? ये सभी फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं। कहाँ पे इनहिबिट करती है? डीएनए के मैकेनिज्म पे, डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्पेसिफिकली मेनली टारगेट और डीएनए गायरेज, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन।
नेक्स्ट इज सल्फोनामाइड, इसमें थोड़ा अलग तरीके का है कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। ये बेसिकली जो सल्फोनाइड ग्रुप जो है, इसमें सल्फोनामाइड नाम से ही क्लियर है, केमिकल ग्रुप है। और ये कहाँ पे इंटरफियर करता है, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस जो बैक्टीरिया करता है उसमें ये होता है। और ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये जो है डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो अब जब फॉलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये नहीं होगा। बट कौन से एंजाइम को स्पेसिफिकली ब्लॉक करता है, डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटेज, DHPS। दिस इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल इन द फॉलिक एसिड synthesis and folic acid synthesis leads to the formation of DNA and RNA component which is very necessary for the survival of any kind of organism, right? तो ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसमें ये भी काम करती है। तो इसमें कौन से शॉर्ट एक्टिंग है, कौन से इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ये इस तरीके से कुछ नाम दिए हुए हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज हम लोग देख रहे हैं टेट्रासाइक्लिन। ये हम लोगों का कॉम्पोनेंट देखिए आ गया, ये मेरा मकसद था। देखिए अब ये यहाँ पे क्या आ गया, अब ये ग्रुप जो है टेट्रासाइक्लिन फोकसेस ऑन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मेनली कहाँ पे, 30S सब यूनिट पे। ठीक, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। और भी है इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग के सब ग्रुपिंग्स, मैंने नाम ऐड नहीं किए क्योंकि अभी उतना ये चीज़ें नहीं आ रही है। बट नाउ यू कैन हैव आइडिया कि हाँ ये टेट्रासाइक्लिन का जो ग्रुप है ये फर्दर इस तरीके से ग्रुप्स, उसके भी सब क्लासेस हो सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इनहिबिशन कॉज करती है। स्पेसिफिकली टारगेट कहाँ कर रही है, 30S सब यूनिट पे। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ठीक, इसमें क्या है, जब हम जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये जो माइसिन वर्ड तब आएगा जब ये जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे अमाइनो ग्लाइकोसिल की चेन की बात होगी। तो ये अगर स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से ये लिया जा रहा है तो ये वर्ड MYCIN बाद में यूज़ करते हैं। और अगर माइक्रोमोनोस्पोरा से ये लिया गया है अमाइनो ग्लाइकोसाइड तो ये माइसिन वर्ड इस तरीके से लिखते हैं या यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, अब आपको क्लियर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, ये सभी फेमस हैं। और ये सभी कहाँ से आए, दीज आर ऑल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, राइट। तो जिनको इंटरेस्ट है वो स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अगेन हम लोग थोड़ा सा भी लिमिट में रहेंगे और फिर कंप्लीट वीडियो बनेगा। तो माइसिन, अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, क्या सोर्स है इनका, सोर्स जैसे हम लोगों ने बोला था ओरिजिन के बिहाव पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इस तरीके से फर्दर किया भी जा सकता है। बट इस तरीके से समझना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मैक्रोलाइट्स। देखिए मैक्रोलाइट्स कहाँ पे हैं, जैसे मैक्रोलाइट्स क्या, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, सभी ने सुना होगा, एरिथ्रोमाइसिन, ये दो नाम तो बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। फिर ठीक है, और एडिशनल आप देख सकते हैं क्लैरिथोमाइसिन, पैरामाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, देयर आर मेनी मोर मैक्रोलाइट्स ऑल्सो। मैंने ये बता दिया है कि ये जो नाम इस कॉलम में लिखे गए हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, बट वही लिखे गए हैं जो मेनली बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस 50S, कहाँ पे ये कर रहा है, ये भी वही करता है पर 50S सब यूनिट पे काम करता है, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। ग्लाइकोपेप्टाइड्स, अभी आ गया ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ग्लाइकोपेप्टाइड कंपोनेंट होता है इनके पास, ये सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रोब्स में। और कौन कौन से है, वैंकोमाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैंकोमाइसिन है। और उसके बाद है कार्बोमाइसिन, टेलावेंसिन, ये सब थोड़े से कॉमन है। और एक और है ये एंटी ट्यूमर जो यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक, ब्लियोमाइसिन, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज आइनोफोर्स।
कहीं कहीं क्लासिफिकेशन में एंटीबायोटिक्स के आयनोफोर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, और जो हम लोगों ने देखा था कुछ और जैसे पेप्टाइड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक या लिपोपेप्टाइड एंटीबायोटिक इस तरीके के हैं। पर यहाँ पे क्योंकि आयनोफोर्स भी मैंने इंक्लूड कर दिया है कि आयनोफोर्स भी हम लोग जानते हैं कि आयनोफोर्स जो है वो यूज़ होते हैं। आयनोफोर्स क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है हर आयन का एक ग्रेडियंट होता है। जैसे पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज़्यादा है तो कैल्शियम आयन बाहर ज़्यादा है, तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। पर अगर ऐसा हो कि भाई ये भी आसानी से मूव कर रहा है, ये भी आसानी से मूव कर रहा है, तो ये परमिएबिलिटी डिस्टर्ब कर दी जाती है। तो उसी तरीके जो से क्या होता है कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो सेल मेम्ब्रेन के आयंस की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, राइट, उन्हीं के साथ कंबाइन करके और डिसरप्ट हो जाती है जो सेल है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? मोनेंसिन है, वैलिनोमाइसिन है, इम्पोर्टेंट है, ये है गिरामाइसिडीन ए, निस्टैटिन, ये सब 3-4 नाम जो बहुत ही फेमस है आयनोफोर्स के रूप में। तो अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास अभी जो एक आइडिया निकल के आया कि हम लोग का जो फर्स्ट एक इस तरीके से लिखा हुआ था, फर्स्ट स्लाइड में मैंने ये दिखाया था, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कि इस बेसिस पे भी हम कैसे कहीं कहीं पे लाइफ साइंस एरिया में एंटीबायोटिक्स को इस बेसिस पे भी क्लासिफाई कर दिया जाता है, राइट। जैसे हम लोग मोड ऑफ एक्शन पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और उसी बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। तो अब जैसे हम लोग एक्टिविटी में ही देखें, जैसे बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी में हम जानते हैं, समझ में आ गया था, हमने बताया था कि यानी ये वो एंटीबायोटिक इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर पाए। तो इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं? जो अभी हम लोगों ने ग्रुपिंग में देखा, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कौन था? स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, ये सब थे, राइट। और फिर क्या हो सकता है? पेनिसिलिन जो है या सिफेलोस्पोरिन, ये सब जो ग्रुप वाले एंटीबायोटिक थे वो बैक्टीरिसाइडल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे कौन से एंटीबायोटिक हैं जो कि इनहिबिट करते हैं? तो वो जो सल्फोनामाइड में हम लोगों ने देखा, ये ऐसे हैं जो कि उसी पे काम करते हैं। तो सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है और है क्लोरोएम्फेनिकॉल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आते हैं। उसके बाद जो है जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन के बिहाफ पे जैसे बैक्टीरियल ओरिजिन में कौन कौन से आ जाएंगे? बेसिट्रासीन होते हैं, एजिथ्रोनैम होता है, ठीक है, लाइक दिस। फंगल ओरिजिन में हम देखें तो वेरी फेमस इज पेनिसिलिन, यस, सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। और एक्टिनोमाइसिड्स अगर हम लोग देखें तो उसमें आ जाएगा आपका एक्टिनोमाइसिड से आ जाएगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, राइट, ये सब आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें मोड ऑफ एक्शन पे अगर हम लोग देखें तो सेल वॉल सिंथेसिस, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर याद हुआ तो अपने मन में आप लोग रिविजन कर सकते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस में कौन था? पेनिसिलिन था, सिफेलोस्पोरिन जो था वो था, ठीक है। और यस, वैंकोमाइसिन था, जो ग्लाइकोसाइड्स वाली जो कंपोनेंट था वैंकोमाइसिन, वो भी थे। कैन चेक दिस आउट, ये ग्लाइकोपेप्टाइड्स, दिस ग्लाइकोपेप्टाइड, वैंकोमाइसिन, ये सारे भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें। फिर देन देयर इज काइंड ऑफ डीएनए सिंथेसिस में अगर हम लोग देखें तो डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन में कौन ब्लॉकेज कर रहा था? तो आई थिंक आप लोग को याद होगा मेन कंपोनेंट क्या था?
क्विनोलॉन्स ना, क्विनोलॉन्स फर्स्ट जनरेशन में आएगा और फिर फ्लोरोक्विनोलॉन्स ये है इनहिबिट कर रहा था। एंड ऑल्सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो हम लोगों ने देखा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्हीं ग्रुप में आता है। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है अगर देखा जाए ट्रांसक्रिप्शन के समय बेसिकली देखा जाए तो क्या रिफैम्पीन है। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारे अभी हम लोगों ने देखे, जैसे टेट्रासाइक्लिन काम कर रहा था 30S सब यूनिट पे, एंड देयर वाज आल्सो सिफेलोस्पोरिन आल्सो, सॉरी इरिथ्रोमाइसिन्स आ जाएंगे इसमें, टेट्रासाइक्लिन में और इरिथ्रोमाइसिन। उसी तरीके से अगर वो आपके समझ के ऊपर है कि हम लोग आगे उस कहीं पे लिखा हुआ था ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो जहाँ पे जिन ग्रुप्स के आगे या जिन एंटीबायोटिक्स के आगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ जाएंगे। जहाँ जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या सिर्फ ग्राम नेगेटिव को टारगेट कर रहे थे वो आ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जो मैक्रोलाइट्स है, मैंने शायद मैक्रोलाइट्स जो है वो नैरो होते हैं, और आप लोग टेबल को ध्यान से देख के कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर वे कि हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले वो समझ में आना बहुत एसेंशियल है। उसके बाद एक ये जनरल डायग्राम दिया हुआ है, पिक्चर इमेज, जो कि बहुत ही क्लियरली दिखा रहा है थोड़ा सा समझने के लिए कि जो सेल वॉल सिंथेसिस में सेल वॉल सिंथेसिस यहाँ पे इंडिकेट किया गया, सेल वॉल सिंथेसिस में किस तरीके से जो बीटा लैक्टेम ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स हैं, तो कौन कौन सी थी, पेनिसिलिन थी, सेफेलोस्पोरिन थी, कार्बापेनम थी, राइट, ये सब सेल वॉल पे काम कर रहे थे। मोनोबैक्टम था, तो ये आपको वैनकोमाइसिन तो अलग कैटेगरी में आ जाएगा, मींस ये कहाँ पे आ रहा था, ग्लाइकोपेप्टाइड, हमारे टेबल में ये ग्लाइकोपेप्टाइड है। और ये सभी क्या थे, ये क्या है, ये बीटा लैक्टेम ग्रुपिंग में मेजर क्लास के रूप में आ रहे थे। ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि बेसिट्रासिन और साइक्लोसेरिन जो होते हैं वो भी सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। ठीक, उसी तरीके से अब आपको याद हो गया कि जो क्विनोलॉन्स थे उसमें जो मेजर आप लोग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये हम थोड़ा एग्जाम की क्राइटेरिया पे बात करें। नैलिडिक्स से केसेस, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोवा बायोसिन, नैलिडिक्स से केसेस सिर्फ क्विनोलॉन्स में आ रहा था, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये आ रहा था फ्लोरोक्विनोलॉन्स में सेकेंड जनरेशन, दिस वॉज फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो एक और चीज़ यहाँ दी हुई है, 30S और 50S की भी यहाँ बात की गई है। जैसे प्रोटीन 30S इनहिबिटर्स जो होते हैं, जो कि वो एंटीबायोटिक्स जो 30S इनहिबिटर के रूप में काम करेंगे, वो कौन कौन से हैं, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, माइसिन यहाँ MI होना चाहिए, और कैनामाइसिन, अमाइकासिन, ये जो है 30S इनहिबिटर्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में को ब्लॉक कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट इज जो मैक्रोलाइड्स है, वो उसमें इरिथ्रोमाइसिन आ रहा था, एजिथ्रोमाइसिन आ रहा था। ये कहाँ एक्ट करते हैं, 50S पे एक्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्लोरोएम्फेनिकॉल भी है, क्लिंडामाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। तो ये तो मैक्रोलाइड्स की बात है, ये अलग, क्लोरोएम्फेनिकॉल तो आप जानते हैं ये अलग उसमें आएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्टली हमें ये समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे इनहिबिट करेगी। और एक और कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे कि आरएनए इलॉन्गेशन के लिए के समय कौन इनहिबिट करता है आरएनए इलॉन्गेशन को, एक्टिनोमाइसिन। यू कैन इंक्लूड इन दिस डायग्राम कि वो काम करता है। उसके बाद जैसे कि जो है डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज, यानी वो आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए पर काम कर रहा है, उसको ब्लॉक करने के लिए कौन से हैं एंटीबायोटिक्स, रिफैम्पीन एंड
स्ट्रेप्टोवायरसिन्स, राइट। नेक्स्ट इज कि, और हम लोगों ने अभी देखा था कि फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में एक एंजाइम था, डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटेज एंजाइम, इसको भी ब्लॉक कर रहे थे। कौन ब्लॉक कर रहा था? सल्फोनामाइड। तो इन दिस वे यू कैन हैव अ ग्लोबल काइंड ऑफ आइडिया कि कहाँ पे जो मेजर एंटीबायोटिक्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली एन एक्सक्लूसिव फॉर योर एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो अब हम लोग, क्योंकि ये हम लोगों का फोकस, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही बोला कि ये हम लोग का प्रोटीन इनहिबिटर है, तो आते आते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग प्रोटीन इनहिबिशन पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे। बट क्योंकि इनहिबिटर्स का थोड़ा सा जिक्र मैंने कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ा याद रखिए दिमाग में, सभी इनहिबिटर्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो अभी प्यूरोमाइसिन हम लोग, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, हर चाहे वो गेट हो चाहे वो CSIR हो, सभी जगह प्यूरोमाइसिन को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग इसको अलग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन आप लोग के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के कंसिडरेशंस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस मतलब साइट कहाँ पे एग्जैक्टली इनहिबिट कर रहा है एंटीबायोटिक, इस पर भी फोकस करना है। और प्लस ये भी करना है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो प्रोकैरियोट पे कर रहा है या यूकैरियोट सेल को टारगेट कर रहा है या दोनों को कर रहा है, ये भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट में दिया रहता है। तो व्हाइल स्टडीइंग यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक। जैसे मैंने एरिथ्रोमाइसिन के केस में यहाँ पे दिखाया है कि ये एरिथ्रोमाइसिन प्रोकैरियोटिक सेल पर ही काम कर रही है, उसी को टारगेट करती है। और ये कहाँ पे टारगेट कर रही है? ये जो हम पॉलीपेप्टाइड का एक एग्जिट चैनल होता है जहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होती है, ये सब हमने बताया हुआ है। आई थिंक राइबोसोम में जब हम लोग का मशीनरी का जब सीरीज चल रहा था तो राइबोसोम जब पढ़ा था एज अ ट्रांसलेशनल मशीनरी, तो एंट्री चैनल, एग्जिट चैनल, ये सारा बात हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इनहिबिटर्स को समझने के लिए पहले पूरे मैकेनिज्म आपके पूरा क्लियर होना चाहिए इन डेप्थ, तो आप फटाफट समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एग्जिट चैनल, राइट। और ये एग्जिट चैनल से क्या, ये वाले एग्जिट चैनल से पॉलीपेप्टाइड चेन निकल रही है, यहीं पर एरिथ्रोमाइसिन जो है वो ब्लॉक करता है। यानी कहाँ पे ब्लॉक कर रहा है एरिथ्रोमाइसिन? एग्जिट चैनल पर, राइट। किसके एग्जिट चैनल पे? 50S सब यूनिट। तो हर चीज़ एकदम याद होनी चाहिए। 50S सब यूनिट कहाँ पे किन सेल्स को टारगेट कर रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल को टारगेट कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जब ये यहीं पे टारगेट कर देगा तो जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी, ठीक। और वो रिलीज ही नहीं, मतलब ट्रांसलेशन अचानक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये इसका एरिथ्रोमाइसिन का, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन के बाद क्लोरोएम्फेनिकॉल। तो प्रोक्लोरोएम्फेनिकॉल में हम लोग देखें तो वो भी कहाँ पे टारगेट करता है? ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स को टारगेट, या मैंने मेंशन वैसे किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल को टारगेट करता है। और वो स्पेसिफिकली कहाँ टारगेट कर रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर पे। तो ये सभी बातें हुई हैं कि राइबोसोम में 50S सब यूनिट जहाँ होता है वहाँ पे 50S सब यूनिट किसका बना होता है? वहाँ पे 23S राइबोसोमल RNA भी होता है।
तो 23S राइबोसोमल आरएनए पर ही ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी लोकेट होती है। तो ऑब्वियसली आप 23S राइबोसोमल आरएनए की भी बात यहाँ पे ला सकते हैं। और तो आप क्या कहेंगे, क्लोरोफेनिकोल इज एन एंटीबायोटिक, बेसिकली टारगेट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में वो उनके राइबोसोम 50S राइबोसोम पे जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर है उसके 23S राइबोसोमल आरएनए को ब्लॉक कर देता है, तो वो एक्टिविटी नहीं होगी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो जब वही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा ट्रांसलेशन ही रुक जाएगा। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पॉइंट, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन भी प्रोकैरियोटिक सेल को टारगेट करती है। टेट्रास यहाँ पे मेंशन है, प्रोकैरियोटिक सेल को टारगेट करती है। कहाँ टारगेट करती है, 30S सब यूनिट पे। ये हम लोग ने क्या देखा, 50S, ये दोनों क्या कर रहे थे, 50S। टेट्रासाइक्लिन 30S सब यूनिट को टारगेट कर रही है, कहाँ पे, ए साइट पर, ए साइट पर वो टारगेट करती है। तो ए साइट पर यहाँ पे अगर आ जाएगी तो क्या होगा, कोई भी नया एमाइनो एसाइल tRNA क्या होगा, वहाँ लोड ही नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या कर रही है, एमाइनो एसाइल ब्लॉक कर रही है इस साइट को। तो ये आपको पता है, अगर आपने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है, यहाँ एमाइनो एसाइल tRNA एक नया अमाइनो एसिड लेके आता है, तभी यहाँ पे रिएक्शन होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से बढ़ती जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट है राइसिन एंड एल्फा-सार्सिन। ये जो प्रोटीन है, ये वर्ड ही आया है एक्चुअली, ये याद रखिएगा कि दीज आर प्रोटीन टॉक्सिन्स, दीज आर टर्म्ड एज प्रोटीन टॉक्सिन, और ये दोनों को ही टारगेट करती है। देखिए यहाँ पे एक शुरू हो गया कि ये दोनों को टारगेट कर रही है, यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उन दोनों को ही ये टारगेट कर रही है, राइट। और ये बेसिकली क्या करती है, ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, तो आपको दिस इज यहाँ पे लोकेट भी किया गया है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर या फैक्टर बाइंडिंग साइट, ये कहाँ होता है, तो थोड़ी सारी बातें याद होनी चाहिए। 50S सब यूनिट पे होता है, लार्ज सब यूनिट पर होता है। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि जो भी ट्रांसलेशन अगर आपको याद हो, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं लाइक इनिशिएशन फैक्टर या इलोंगेशन फैक्टर, तो आप या तो चाहे आप एक साथ लिख दें कि ट्रांसलेशन फैक्टर्स, चाहे इनिशिएशन फैक्टर्स या ट्रांसलेशन इलोंगेशन फैक्टर। अगर याद हो तो इनिशिएशन फैक्टर या EFTU, ये सब जो फैक्टर हैं, जब ये यहाँ आते हैं राइबोसोम के पास तो ये क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं फैक्टर बाइंडिंग साइट पर। फिर ये फैक्टर बाइंडिंग साइट स्टिमुलेट करती है क्या करने के लिए कि अपनी GTP जो तुमने बाउंड किया है उसको अब रिलीज करो, यानी हाइड्रोलाइज करो, और हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। तभी IF2 GTP क्या करता है, tRNA लेके आता है, tRNA IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP बाउंडेड होता है, tRNA के साथ आता है, और फिर जैसे ही GTP हाइड्रोलिसिस होती है रिलीज कर देता है, अपना tRNA चला जाता है। तो वो GTP जैसे ही बाउंड होता है तो कौन सी साइट, कौन सा सेंटर स्टिमुलेट करता है उसको IF2 का कि GTP को अपनी हाइड्रोलाइज करो, यही फैक्टर बाइंडिंग साइट ही करता है। या इलोंगेशन फैक्टर TU अगर याद हो तो EFTU, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है मैकेनिज्म, ये क्या है, EFTU GTP किसको लेके आ रहा है, एक अमाइनो एसिड tRNA को लेके यहाँ पे आएगा। तो जब ये यहाँ के पे लेके आएगा तो ये EFTU GTP किससे इंटरैक्ट कर रहा होगा, इससे इंटरैक्ट करेगा। तो जब इससे इंटरैक्ट करेगा तो GTP हाइड्रोलिसिस को ये प्रमोट करेगा फैक्टर बाइंडिंग साइट की। ओके, अब सभी तुम लोकेट कर दिए हो, तुमने एक नया अमाइनो एसिड tRNA सपोज दिस इसी को लेके आया था, ले आए हो, लोकेट कर दियो, नाउ यू कैन गो। तो
ये हाइड्रोलिसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्टिमुलेट करता है कि आप जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करो, या जीटीपीएज एक्टिविटी स्टिमुलेट करता है। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो अब ये नॉर्मल फंक्शन की बात करें, पर ये जो है प्रोटीन टॉक्सिन, तो ये जो प्रोटीन टॉक्सिन है इसकी इस एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि ये एक्टिविटी हो ही नहीं पाती है और स्टिमुलेशन ही नहीं होता, रिलीज ही नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, हम लोगों ने देखा क्या लिखा है, हाइग्रोमाइसिन बी। हाइग्रोमाइसिन बी में भी क्या लिखा है कि इट टारगेट्स टू अ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो हाइग्रोमाइसिन बी है वो कहाँ काम करता है, नियर ए साइट ऑफ 30, नियर ए साइट पर ये काम करता है। और ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन नहीं होने देता है। ट्रांसलोकेशन क्या करना है, ये वाला काम होता है कि जैसे ही ये नया mRNA ये आया था, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो ट्रांसलोकेशन होती है चेन की, उसी को होने ही नहीं देता, यानी ए साइट टू पी साइट ट्रांसलोकेशन नहीं होने देता, ए साइट टू पी साइट ट्रांसलोकेशन होने नहीं देता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का फ्यूसिडिक एसिड। फ्यूसिडिक एसिड जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल को ही टारगेट करता है और ये इलॉन्गेशन फैक्टर जी को ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक्स इलॉन्गेशन फैक्टर जी। तो जब ये जी काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बेसिकली क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है इसका काम तो ट्रांसलोकेशन होता है, पर हम लोग जानते हैं कि जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्या है इसका, कि EFG GDP जो है वही रिलीज नहीं हो पाता है, क्योंकि EFG GDP को बाद में रिलीज होना होता है। तो ये EFG GDP, क्योंकि आपको पता है GDP के बाद अब इसको नॉर्मल काम करने के लिए फिर से GTP चाहिए होगा। हमने पहले भी बात की है कि जितने फैक्टर्स होते हैं अगर वो GTP और GDP का एक ये गेम प्ले कर रहे हैं तो उनका जो ये एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे EFTU के पास GTP आएगा तो वो ये काम करेगा, फिर GDP आएगा तो वो काम नहीं करेगा, और फिर ये बहुत ज़रूरी है कि फिर GDP को हटा के फिर से GTP लोड किया जाए। तो ये GDP GTP एक्सचेंज की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक, अगर आप यहाँ पे बात करें कि GDP, अब ये कभी GDP, ये वाला GDP EFTU से हमेशा बाउंडेड रहेगा, तो क्या फिर ये कभी GTP से बाउंड हो पाएगा? नहीं। अगर आपने कुछ ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा दवा बना दी कि जो इसी को ब्लॉक कर दे रही है, राइट, तो ये क्या करेगा कि अब EFTS GDP को हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि दवा ऐसी है कि GDP EFTU के साथ एकदम जुड़ गया है, तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने अगर वर्ड बोला कि फ्यूसिडिक एसिड EFG को ब्लॉक करती है, तो आपके मन में ये होना कैसे ब्लॉक करती है, तो हम लोग जानते हैं EFG का भी रोल क्या है, कभी वो GTP बाउंडेड होता है, कभी GDP बाउंडेड होता है। तो जब GTP बाउंडेड होगा वो ट्रांसलोकेशन में मदद करेगा, और जैसे ही GTPase के थ्रू फिर वो GDP बाउंडेड हो जाएगा। अब हमेशा के लिए वो, अब आप कितना भी कोशिश करके GTP इससे जुड़ ही नहीं पा रहा है, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो EFG को ब्लॉक कैसे कर रहा है कि EFG जब GDP से बाउंड हो जा रहा है तब ये GDP राइबोसोम से रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का रोल ये फ्यूसिडिक एसिड करता है। तो आपको थोड़ा सा ये जो है स्पेसिफिक, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा। देन हम लोग देखें, देन अलग है, एक है क्यूरोमाइसिन। तो क्यूरोमाइसिन जो है वो कहाँ ब्लॉक कर रहा है, EFTU को। ये किसको ब्लॉक करता है, EF इलॉन्गेशन फैक्टर TU। ठीक, तो अभी हमने इसका एग्जाम्पल अभी दिया भी कि इसमें भी अब ऐसा कन्फर्मेशन चेंज हो जाए कि GTP हाइड्रोलिसिस नहीं हो, यानी कि GTP, जैसे हम लोगों ने क्या बोला, हर इलॉन्गेशन फैक्टर को क्या जरूरी है कि GTP और GTP ये
कभी इसको पकड़ेगा कभी इसको पकड़ेगा। जब जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो जीडीपी उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर जीडीपी को कोई हटा के जीटीपी जोड़ देगा तो वो जीटीपी से जुड़ जाएगा। अब क्यूरोमाइसिन क्या करता है, अभी देखिए यहाँ फ्यूसिडिक एसिड क्या कर रहा था, हमेशा के लिए जीडीपी को पकड़ लिया, तब काम रुक गया। अब क्यूरोमाइसिन ने क्या किया, हमेशा के लिए EFTU जीटीपी को पकड़ लिया, राइट। तो इस वजह से ये क्या हो गया कि अब जीटीपी की हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो पाएगी। जब हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी तो क्या EF2U जीटीपी इसको यहाँ पे अमाइनो एसिड टीआरएनए को यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएगा इस जगह पे, क्योंकि अमाइनो एसिड टीआरएनए जुड़ना चाहिए, वो कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज द प्रिवेंशन मैकेनिज्म कि क्यूरोमाइसिन किस तरीके से EF2U को ब्लॉक कर देता है। तो वो जीटीपी की हम ऐसे कर देते हैं कि EF2U जब जीटीपी से बाउंड होता है तो उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं करता, ठीक, होने देता। नेक्स्ट इज द डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, और डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है बेसिकली यूकैरियोटिक सेल पे टारगेट करता है, ठीक है। तो दिस इज द केस, EF2U पे वो भी काम करता है। नेक्स्ट वन इज ओके, सो नेक्स्ट वन मोर एक है साइक्लोहेक्सिमाइड। साइक्लोहेक्सिमाइड भी टारगेट करते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स को सिर्फ टारगेट करते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करेंगे, ये 60S सब यूनिट पर जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है उसी पर इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो डू रिमेम्बर दैट, ये भी क्वेश्चंस आए हैं, ये भी आप लोग को पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट इज एक और है पैरोमाइसिन। तो जो पैरोमाइसिन होता है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स पर काम करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पर ये काम करता है। और इट बेसिकली कहाँ पे टारगेट करता है, ए साइट पर। पैरोमाइसिन टारगेटेड टू ए साइट, ठीक। और ए साइट पर क्या हो रहा होता है हम लोग को पता है, यहाँ पे कोडॉन एंटी कोडॉन का इंटरैक्शन होता है। तो कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब अच्छे से कोडॉन एंटी कोडॉन ही नहीं होगा तो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं होगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए का, और इससे एरर रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो कौन सा एंटीबायोटिक है जो बेसिकली एरर रेट बढ़ा देता है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोडॉन और एंटी कोडॉन रीड ही अच्छे से नहीं हो रहे हैं, बाकी सब चीज़ हो रही है। तो वो कौन करता है, पैरोमाइसिन। ओके, तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, तो यू कैन ग्रुप वाइज कि 50S सब यूनिट पे काम करने वाले जो मेजर ग्रुप वाले क्लास है एंटीबायोटिक के, वो कौन है, एम्फेनिकॉल, हम लोग जानते हैं एम्फेनिकॉल, जैसे क्लोरो एम्फेनिकॉल। मैक्रोलाइट्स भी हम लोग बात कर चुके हैं आगे। देन देयर इज स्ट्रेप्टोगैमिन्स, देन कीटोलाइट्स, ये मैक्रोलाइट्स में ही एक और ग्रुपिंग होती है कीटोलाइट्स। ये सभी 50S सब यूनिट पर टारगेट करते हैं, ठीक है। 30S सब यूनिट पे कौन टारगेट करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, राइट, टेट्रासाइक्लिन, ग्लाइसाइक्लिन्स। तो आप टेबल्स में नाम भी दे सकते हैं कौन कौन से एंटीबायोटिक है, इट इज़ अप टू यू। मैंने थोड़े डिफरेंट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन लगाए हैं ताकि जो जिसके लिए बेटर सूटेड हो वो उस को इस्तेमाल करके याद कर सकता है। नेक्स्ट प्यूरोमाइसिन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे, तो ये एक अमाइनो न्यूक्लियोसाइड है, ये एक एंटीबायोटिक है। कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एल्बोनिगर से। देन ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, पर कैसे इनहिबिट करता है कि बेसिकली ये प्री मैच्योर चेन टर्मिनेशन करता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, अमाइनो एसिड
आके जुड़ रहे थे, पर बीच में कुछ ऐसा होता है कि चेन बीच में ही टर्मिनेट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। तो ये सभी जो मैंने अभी पॉइंट किया है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्री मैच्योर चेन टर्मिनेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और ये दोनों में ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में काम करता है। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल एनालॉग कैसे काम करता है? प्यूरोमाइसिन एक्चुअली में स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है किसका? 3 प्राइम एंड ऑफ एमाइनो एसाइल टीआरएनए। जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए का 3 प्राइम एंड होता है यानी CCA, उससे A से क्या जुड़ता है? कोई एमाइनो एसिड जुड़ता है। प्यूरोमाइसिन बिल्कुल वैसा ही एनालॉग हो जाता है। तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि ओके, प्यूरोमाइसिन क्योंकि एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का एनालॉग है, तो शायद ये ए साइट पर ही जाके जुड़ता होगा और मिमिक करता होगा, नकल करता होगा किसी एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का। तो खुद जाकर पॉलीपेप्टाइड चेन से वो जुड़ जाता है, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो बट डिफर्स फ्रॉम टीआरएनए सो फॉर एज द एमाइनो एसाइल रेसिड्यू। हम लोग जानते हैं कि एमाइनो एसाइल रेसिड्यू इज लिंक्ड टू अ राइबोज। तो जब भी हम लोग टीआरएनए में ये सब बहुत डिस्कशन हुआ है, पहले भी मैंने कहा कि मैकेनिज्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर देखेंगे जाके तो टीआरएनए में क्या होता है, एमाइनो एसाइलेशन होता है, राइट। किस तरीके से राइबोज जो है वो आके उसका ए जो यूनिट है, दिस रिएक्शन ये सब डिस्कस हुआ है। तो वहाँ पे एमाइनो एसाइलेशन होता है, इज लिंक्ड टू अ राइबोज बाय एन एमाइड बॉन्ड, राइट, rather than an ester bond. ये जो एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए differs from tRNA insofar as the amino acid residue is linked to the ribose via an amide bond rather than an ester bond. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो और दूसरी चीज़ है कि अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये किस आरएनए की तरफ इसका टी जो होता है वो दिखता है स्ट्रक्चर, टायरोसिल टीआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, टायरोसिल टीआरएनए की तरह ये दिखता है। स्ट्रक्चरल एनालॉग तो है, तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, 3 प्राइम एंड ऑफ एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, और या इट इज एन एनालॉग ऑफ टायरोसिल टीआरएनए, ठीक। तो अब ये जो नया एमाइनो एसाइल टीआरएनए है वो ए साइड से, यानी जो प्यूरोमाइसिन एक्चुअली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक नए अमाइनो एसाइल टीआरएनए की, जबकि वो है नहीं, वो ए साइड से बाइंड करेगा, ठीक है, और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर पे एक्टिविटी होगी। बट व्हेन द ए साइड इज ऑक्यूपाइड बाय प्यूरोमाइसिन, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज लिंक्स द पेप्टाइड रेसिड्यू of the peptide tRNA in the ribosome P side covalently to प्यूरोमाइसिन। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही ए साइट पर प्यूरोमाइसिन आके लोकेट हो जाता है, वैसे ही पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, लिंक कर देता है किसको, पेप्टाइड चेन जो बन चुकी है उससे ये खुद को लिंक कर देता है, ठीक। क्योंकि अब एमाइड बॉन्ड जो है वो राइबोसोम क्लीव तो करेगा नहीं, क्योंकि पेप्टाइड ट्रांसफरेज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड ही बनाता है। तो पेप्टाइडल प्यूरोमाइसिन जो है वो अब राइबोसोम पे नहीं फर्दर काम करेगा और वो गिर जाएगा। यहाँ पे अब देखिए जो हम लोगों ने बात की वो यहाँ दिख रही है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से हो रहा था, ये मैकेनिज्म चल रहा था, सॉरी ये यहाँ पे ये पूरा प्यूरोमाइसिन, इसको प्यूरोमाइसिन ही कहेंगे, ये प्यूरोमाइसिन आके ए साइड से ये चेन बनती जा रही थी, जैसे हम लोगों ने देखा है इस तरह से बन से, पर अचानक मान लीजिए प्यूरोमाइसिन आया ए साइड पे, तो प्यूरोमाइसिन क्या होगा, यहाँ पे आके बॉन्ड बना लिया, इस तरीके से यहाँ दिख रहा है, ये प्यूरोमाइसिन इस तरीके से आ गया। तो जब प्यूरोमाइसिन आएगा तो अब फर्दर कोई भी इलोंगेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसके साथ कोई बॉन्ड बन नहीं सकता है। तो जब ये फर्दर बनेगा नहीं तो ये जो आपकी ये जो चेन है वो इस तरीके से आधे पर ही टर्मिनेट हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, राइट।
तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसका एनालॉग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है प्यूरोमाइसिन। ठीक, ओके, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगाइएगा कि हाँ, विच एंटीबायोटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया? इट्स प्यूरोमाइसिन। जस्ट अभी आप लोगों ने देखा सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ सिंथेटिक कीमोथेरापेटिक एंटीबायोटिक ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग क्लास। सभी को याद होगा फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग क्लास। देखिए अभी तो इन्होंने सीधे नाम ये दिया है, पर फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग क्लास का भी जिक्र यहाँ हो रहा है। तो ये पूरा क्लास ही किस पे काम करता है? सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है, टेबल में भी लिखा है। Addition of ciprofloxacin to the growing culture has its immediate effect on, obviously again वही होगा क्योंकि DNA पे काम कर रहा है तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पे ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, राइट। यहाँ पे भी सॉरी सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं, सॉरी सेल वॉल नहीं, रेप्लिकेशन, एक्सट्रीमली सॉरी। फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग जो है वो DNA पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लोग चेक कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग फ्लोरोक्विनोन कहाँ पे काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन पूछा गया है, राइट, एंड दिस इज नॉरफ्लॉक्सासिन जो हमने बोला था। तो ये ओके, तो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ये हो गया। नेक्स्ट इज मैच एंटीबायोटिक्स गिवन इन ग्रुप फर्स्ट विद एप्रोप्रिएट टारगेट्स फ्रॉम ग्रुप सेकेंड। सो यू कैन सी नाल्डेसिक एसिड की भी बात हुई थी, टेट्रासाइक्लिन की भी बात हुई है, इरिथ्रोमाइसिन की भी बात हुई है, रिफैम्पिन की भी बात हुई है। तो अगर हम लोग देखें तो नाल्डेसिक एसिड कहाँ पे काम कर रहा था? DNA गायरेज जो क्विनोलोन था, क्विनोलोन का फर्स्ट जनरेशन जो हम लोग कह रहे थे, वहाँ पे नाल्डेसिक एसिड था। टेट्रासाइक्लिन क्या था? टेट्रासाइक्लिन क्या कर रहा था? 30S सब यूनिट पे काम कर रहा था, अमाइनो एसिड tRNA को ब्लॉक कर रहा है। इरिथ्रोमाइसिन क्या कर रहा था? 50S राइबोसोम यूनिट पे काम कर रहा था। रिफैम्पिन किस पे काम कर रहा था? RNA पॉलीमरेज। तो अगर आप देखें तो C विल बी द राइट आंसर। ठीक, तो आप देख रहे हैं गेट में भी इस तरह के कितने डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट इज प्यूरोमाइसिन ब्लॉक ट्रांसलेशन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग प्यूरोमाइसिन इट्स क्या होता है? तो ये क्या प्यूरोमाइसिन कहाँ बाइंड करता है? ए साइड पे बाइंड करता है, इलॉन्गेशन को स्टॉप कर देता है, और कुछ ऑप्शन नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन आर अ ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखिए ये भी टर्म दे रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आप रेडी रह सकते हैं कि कभी स्टेटमेंट में भी ये आ सकता है। Against bacterial resistance, tetracycline are protein synthesis and exerts its effect by the binding of 30S subunit of ribosome. Puromycin is a structural analog of, ये आप लोगों ने अभी देखा, अभी recent gate का ही है, tyrosyl tRNA। ये देखिए 2014 में ये आया है प्यूरोमाइसिन का पार्ट सी में इस तरह का क्वेश्चन। प्यूरोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड इन टू इनहिबिट प्रोटीन, इसीलिए मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट अबाउट द एंटीबायोटिक। ठीक, तो आप देखें इट एंटर्स द ई साइट ऑफ द राइबोसोम। तो क्या ये होगा? ई साइट पे क्या एंटर करता है, या पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पे कोई काम करता है? तो ऐसा तो वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, इट ब्लॉक्स ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन पे कोई काम नहीं करता, तो ये भी गलत, ये भी गलत। प्यूरो रिजेंबल्स द इनिशिएटर tRNA, IF मेट ऐसा भी कुछ नहीं। इट रिजेंबल्स द अमाइनो एसिड tRNA, स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है अमाइनो एसिड tRNA का, ए साइड पे बाइंड करता है, बिल्कुल, तो ये सही है डी। प्यूरोमाइसिन इनहिबिट्स ओनली प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेंशन किया था, इनहिबिट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो डी एंड एफ इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो एंटीबायोटिक दैट रिजेंबल्स 3' एंड ऑफ द चार्ज tRNA मॉलिक्यूल इज प्यूरोमाइसिन। 3' एंड की बात हो रही है कि कौन सा एंटीबायोटिक रिजेंबल करता है। एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक सिफैलेक्सिन, देखिए इसका जिक्र मैंने किया था, सिफैलेक्सिन है ना, किस ग्रुप में था, जब चीज आप देख सकते हैं। सिफैलेक्सिन इज एन इनहिबिटर ऑफ,
तो सेफेलेक्सिन इज एन इनहिबिटर, किसका इनहिबिटर होता है वो, अगर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, तो अब सेफेलेक्सिन आपको टेबल में आप मैच कर सकते हैं कि हम लोग को किस टेबल में सेफेलेक्सिन जो है वो दिखा था। मैं थोड़ा दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यान से टेबल पर देखें तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था, सेफेलेक्सिन कहाँ पे आ रहा है, सेफेलोस्पोरिन कहाँ टारगेट कर रहा है, सेल वॉल सिंथेसिस, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू अ टेबल विद अ वेरी कूल माइंड, तो आप अच्छे से टेबल के एनालिसिस कर पाएंगे। तो पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस, ठीक। फिर देखिए अभी रिसेंट ये कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया विद रिस्पेक्ट टू अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बिलो, राइट। तो ये मैच आउट करना है कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें सारी ही ट्रांसलेशन की बातें हैं। इनिशिएटर अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मल मेट होता है बैक्टीरिया में, इसमें भी मेट, इसमें भी मेट, तो दिस इज ट्रीटमेंट इज करेक्ट। हिस्टोन एसोसिएटेड विद डीएनए बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट, ओके, डी भी सही है। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोएम्फेनिकॉल, ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड, ऐसा तो है नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन काम करता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में एक ही होता है, इसमें बिल्कुल गलत दिया है, तो ये भी हो गया। इंट्रॉन इन जीन्स वेरी रेयर, प्रेजेंट इन सम, तो ये हमें दिख रहा है कि ये करेक्ट है। तो हम लोग okay, the last one is chloroamphenicol, yes, a broad spectrum antibiotic inhibits protein synthesis in prokaryotes, this। तो अब आप देखें chloroamphenicol inhibit peptidyl transferase activity of ribosome। chloroamphenicol can be used to treat moderate severe infection because mitochondrial ribosomes are नॉट सेंसिटिव टू क्लोरोएम्फेनिकॉल, राइट। तो ये इसकी बात ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात ही नहीं, क्योंकि बेसिकली क्लोरोएम्फेनिकॉल जैसे अगर आपको याद हो तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पे टारगेट करता है और क्या करता है, 50S सब यूनिट पर टारगेट करता है। 50S सब यूनिट पर कहाँ टारगेट करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। ये एक्टिविटी कहाँ रहती है, 23S राइबोसोमल आरएनए पे रहती है। अगर ये सभी बातें याद हैं तो कौन से ऑप्शंस सही आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं, राइट। तो ये भी होगा नहीं क्योंकि ई साइट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ई साइट की बात नहीं होती, वो राइबोसोम के सब यूनिट पे काम करता है। तो बाइंड्स टू वन ऑफ द डोमेन ऑफ टाइम 23, ये बात सही हो गई, इससे निकल के आ रही है। इनहिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, इस बात से निकल के आ रही है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो फिर हम लोगों ने पूरे इस टॉपिक को देखा, तो आपको ये लग रहा होगा ये टॉपिक बहुत छोटा है, पर इससे कितने इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। तो गो थ्रू द टेबल्स, द मैकेनिज्म एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हाट वी हैव डिस्कस। सो ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।